हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं पीयूष और डेली डायरी ऑफ लॉ का जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है, जो पहला लेक्चर सीरीज़ है लॉ ऑफ टॉट्स के ऊपर, उसका ये तीसरा वीडियो। और दूसरे और तीसरे वीडियो के बीच में थोड़ा टाइम गैप ज़्यादा हो गया। रीज़न उसका मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी और थोड़ा सा नेटवर्क इशू है पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश की वजह से। बहरहाल, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा स्ट्रिक्ट अब्सोलूट एंड वाइकेरियस लायबिलिटी। देख, अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे जो भी प्रिंसिपल्स के बारे में बात हम लोगों ने की थी, वो सारे फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी की बात करते थे। यानी कि आपके किसी रॉन्गफुल एक्ट से या रॉन्गफुल ओमिशन से किसी को कोई लीगल डैमेज पहुंचता है तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उसको रेमेडी प्रोवाइड करें। ये अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रिंसिपल्स देखे थे, जो भी एक्सेप्शंस देखे थे, ये सारे जो भी बातें हमने देखी थी, वो सारी की सारी फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटीज़ की बात करती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, अब्सोलूट लायबिलिटी का और वाइकेरियस लायबिलिटी का, ये नो फॉल्ट लायबिलिटी की बात करता है। यानी कि आपका कोई फॉल्ट नहीं होगा। नो फॉल्ट लायबिलिटी, ये नो फॉल्ट लायबिलिटी की बात करता है। यानी कि आपका फॉल्ट नहीं है फिर भी आप लायबल हैं। वो कैसे आप लायबल होंगे तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से। जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो 1868 में इवॉल्व हुआ, और ये इवॉल्व हुआ रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर के केस से। ये एक लैंडमार्क केस है, रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर के का केस लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं, इन सभी लैंडमार्क केसेस में एक इम्पॉर्टेंट केस है रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर का केस। तो इस केस में होता क्या है कि रिलेंट्स और फ्लेचर, इन दोनों लोगों की ज़मीन आसपास, रिलेंट्स की ज़मीन में उनके माइन शाफ्ट्स हैं और फ्लेचर ने अपनी ज़मीन पे एक रिज़र्वायर बनाया। उनको एक मिल चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक रिज़र्वायर बनाया। तो रिज़र्वायर को बनाने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर्स को अपॉइंट किया। तो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर्स फ्लेचर के लैंड पे काम कर रहे थे रिज़र्वायर का, उन्होंने देखा कि यहाँ पर माइन शाफ्ट्स पड़ी हुई हैं। किसकी ज़मीन में? रिलेंट्स की ज़मीन में। तो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और माइन शाफ्ट्स को कवर नहीं किया। इसलिए हुआ क्या कि जब रिज़र्वायर में पानी भरा गया तो वो पानी बहते बहते माइन शाफ्ट्स में पहुंच गया, जिससे रिलेंट्स के माइन शाफ्ट्स पूरी तरह से ख़राब हो गए और उनको काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। रिलेंट्स ने फ्लेचर को इस नुकसान के लिए सू किया। फ्लेचर ने अपनी दलील में कहा कि ये काम मेरी ज़मीन पे काम करने वाले इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और लेबर्स की है, उनकी गलती की वजह से रिलेंट्स के माइन शाफ्ट्स ख़राब हुए हैं, इसमें मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। कोर्ट ने भी रिलेंट्स की बात का समर्थन करते हुए कहा कि चूँकि ज़मीन आपकी है और ज़मीन पे काम करने वाले लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जो डैमेजेस रिलेंट्स को हुआ है
उन सारे डैमेजेस की भरपाई आप करेंगे। तो इसमें 3 चीज़ों को अप्लाई किया गया। पहला कि एक डेंजरस थिंग, अगर एस्केप करती है, अगर एस्केप करती है तो प्राइमा फेसी लाइबिलिटी डिफेंडेंट की बनती है। अगर किसी की ज़मीन पे कोई अननेचुरल पर्पस के लिए डेंजरस थिंग है, या कोई ऐसी चीज़ या ज़मीन का कुछ ऐसा काम जो अननेचुरल थिंग के लिए, अननेचुरल पर्पस के लिए हो रहा है, और वो अगर एस्केप करती है और उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो प्राइमा फेसी लाइबिलिटी जो है वो डिफेंडेंट की बनती है। यहाँ पर डिफेंडेंट को कुछ एक्सेप्शंस मिले हुए हैं। आइए हम एक्सेप्शंस को देखते हैं कि वे कौन से एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन जो है वो प्लेंटिव्स फॉल्ट, जिसको हम लोग प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर भी बोलते हैं। इसमें एक लैंडमार्क केस था, पॉइंटिंग वर्सेस नोक्स का केस। ये शायद 1849 का केस है, पॉइंटिंग वर्सेस नोक्स का केस। तो एक ये एक्सेप्शन मिला हुआ है प्लेंटिफ्स फॉल्ट, कि अगर प्लेंटिफ का कोई फॉल्ट होता है तो वहाँ पे डिफेंडेंट को एक एक्सेप्शन मिल जाता है। दूसरा, एक्ट ऑफ गॉड, इसको हम लोग विज मेजर भी कहते हैं। एक्ट ऑफ गॉड, इस पर भी एक केस था, निकोलस वर्सेस मास्टरलैंड का केस। इसको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ये मास्टरलैंड ही है या फिर मे बी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट वट एवर। इस पर एक केस था निकोल्स वर्सेस मास्टरलैंड का केस। ये जो भी है, 1876 का ये केस था। एक तीसरा भी एक्सेप्शन मिला हुआ है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट या वॉलंटरली टेकिंग द रिस्क, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का केस का एक एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, यानी कि अगर कोई स्ट्रेंजर कोई काम करता है जिसको डिफेंडेंट नहीं जानता, उनकी ज़मीन पे आके स्ट्रेंजर कोई काम करता है, तो वहाँ पे डिफेंडेंट के पास ये एक्सेप्शन रहता है, डिफेंडेंट ये एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हैं। और पांचवा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कि अगर कोई स्टेट या फिर गवर्नमेंट ने किसी पर्पस से, किसी काम, गवर्नमेंट के किसी काम से, या गवर्नमेंट कोई काम करा रही है जिसकी वजह से डिफेंडेंट के माध्यम से किसी, यानी प्लेंटिफ को कोई डैमेज होता है, तो वहाँ भी डिफेंडेंट ये प्ली अप्लाई कर सकता है, ये एक्सेप्शन अप्लाई कर सकता है कि भाई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की वजह से आपको डैमेजेस हुए हैं। ये इतने एक्सेप्शंस हैं, और कुछ इसमें ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा से 18th सेंचुरी
के टाइम का रहा है। और अब्सोलूट लायबिलिटी आज के समय में या 19th सेंचुरी पास्ट लेट 19th सेंचुरी में वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ ने अब्सोलूट लायबिलिटीज़ के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू किया। तो अब्सोलूट लायबिलिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि अब्सोलूट लायबिलिटी जो है, अच्छा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में किसी पर्सन के लिए अप्लाई होती है। अब हमने देखा था यहाँ पे इस केस में रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में कि ये किसी एक पर्सन के लिए अप्लाई हो रही है, लेकिन अब्सोलूट लायबिलिटी किसी पर्सन के लिए नहीं, किसी पूरे एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर एक इंटरप्राइज के लिए अप्लाई होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एंटरप्राइज के लिए अप्लाई होती हैं। एंटरप्राइज, अगर कोई एंटरप्राइज अगर किसी एनी डेंजरस और हजार्डस काम के लिए कोई एंटरप्राइज है और उसकी वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो वो अब्सोलूट लायबिलिटी कही जाती है, चाहे वो वर्कर्स के द्वारा हो या फिर किसी के भी द्वारा हो। इस पर एक काफ़ी बड़ा और लैंडमार्क केस है, आप सबने सुना होगा, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस के फैक्ट्स क्या हैं? आप सबने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा। इस केस में हुआ कि एक एंटरप्राइज जिसके गैस चैम्बर्स भोपाल में थे, तो 2 दिसंबर 1984 को अराउंड 40 टन्स ऑफ पॉइजनस गैसेस, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट जो गैस है वो जो काफ़ी पॉइजनस गैस मानी जाती है, फॉस्जीन एंड मेनी मोर गैसेस, तो इस तरह की पॉइजनस गैसेस लीक हुई, जिसकी वजह से जो फैक्ट्री थी उसके आसपास का एरिया जो है वो पूरा का पूरा एक गैस चैम्बर बन गया। और उसकी वजह से अराउंड उन पॉइजनस गैसेस की वजह से अराउंड 3000 डेथ्स एंड कितने इंजर्ड हुए, कितने बीमार हुए, उसकी तो कोई गिनती है ही नहीं। तो बाद में जब जांच पड़ताल हुई, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पता चला कि फैक्ट्री के जो सिक्योरिटी अप्लायंसेस थे, जो सिक्योरिटी रेज करने वाले जो भी टूल्स थे, वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो सिर्फ टूल्स के ठीक से काम न करने पे ये पूरी की पूरी लायबिलिटी उस एंटरप्राइज पर आई। और चूँकि वो एंटरप्राइज एक डेंजरस और हजार्डस वर्क में इन्वॉल्व था, हाँ, वहाँ पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो एंटरप्राइज पर आई। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमने एक्सेप्शंस देखे थे। यहाँ अब्सोलूट लायबिलिटी में डिफेंडेंट के पास कोई एक्सेप्शंस नहीं है। नो एक्सेप्शंस टू द डिफेंडेंट, अब्सोलूट लायबिलिटी का ये प्रिंसिपल है। अच्छा, एब्सोलूट लायबिलिटी में जो क्वांटिटी ऑफ डैमेजेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं साइज़ ऑफ एंटरप्राइज के ऊपर। जितना बड़ा एंटरप्राइज का साइज़ होगा, डैमेजेस उतना ज़्यादा उनको भरना पड़ेगा। क्वांटम ऑफ डैमेजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एंटरप्राइज। ये एब्सोलूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है। और इसके पहले हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल देखा था, ये नो फॉल्ट लायबिलिटीज़ में आती हैं।
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल अब जो हम देखेंगे वो है वाइकेरियस लायबिलिटी का। वाइकेरियस लायबिलिटी जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको बोलते हैं काय फेसेट पर एलम फेसेट पर से, काय फेसेट पर एलम फेसेट पर से, यानी द एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, सॉरी, द एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल एजेंट की बात करें, इसमें जो चीज़ें आती हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट की बात करते हैं तो एजेंट और प्रिंसिपल एक दूसरे के एजेंट्स और प्रिंसिपल होते हैं। ये पार्टनरशिप लॉ में भी हमने देखा था। हालांकि पार्टनरशिप लॉ जब आप पढ़ेंगे, जब हम वीडियोस डालेंगे पार्टनरशिप लॉ में, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी कि प्रिंसिपल एंड एजेंट आर बोथ म्यूचुअल्स, यानी कि एक प्रिंसिपल दूसरे एजेंट का प्रिंसिपल होता है और वो एजेंट इसका एजेंट भी होता है, वो प्रिंसिपल होता है, एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट्स होते हैं। यानी कि अगर एजेंट कोई काम करेगा तो उसके लिए लायबल होंगे प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल है और यही है वाइकेरियस लायबिलिटी का पूरा प्रिंसिपल। तो वाइकेरियस लायबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रिंसिपल एजेंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म्स हो गया, या फिर मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप हो गया, पार्टनर्स पार्टनर्स मास्टर एंड सर्वेंट। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो व्हीकल ऑनर्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ सबके, क्या है इनके बेसिक प्रिंसिपल्स। तो ये जानते हैं प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में कि प्रिंसिपल और एजेंट जो हैं वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। यानी कि अगर एजेंट कोई गलती करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, मैं सारे केसेस टाइप करते जा रहा हूँ। काफ़ी लैंडमार्क केस है एक, जहाँ से मैं टाइप कर रहा हूँ। लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। एक इंडिया का भी केस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। ये तो प्रिंसिपल और एजेंट के केसेस थे। ये लॉयड और ग्रेस वाले जो केसेस हैं वो प्रिंसिपल और एजेंट के केसेस थे। अब पार्टनर्स की बात कर लें। पार्टनर्स पे जो एक केस है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है, हैम्लिन वर्सेस हॉस्टन एंड कंपनी। हैम्लिन वर्सेस हॉस्टन एंड कंपनी, ये एक इम्पॉर्टेंट केस है पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें कि जैसे कोई फर्म है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टनर्स हैं, तो एक पार्टनर की गलती या एक पार्टनर की वजह से अगर कोई नुकसान किसी को होता है तो वो उसके लिए अदर पार्टनर्स भी लायबल होंगे। इस चीज़ को एकदम दिमाग में रखेंगे हम सभी कि अगर किसी एक पार्टनर की वजह से दूसरे पार्टनर्स का कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी किसी एक पार्टनर की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है तो बाकी सारे पार्टनर्स भी उसके लिए बराबर लायबल होंगे। फिर हम बात करते हैं मास्टर और सर्वेंट के बारे में। मास्टर एंड सर्वेंट। अगर सर्वेंट के हाथों कोई काम हो जाता है तो उसके लिए मास्टर
लायबल होगा। ये भी काय फेसिट पर एलिम फेसिट पर से के प्रिंसिपल पे काम करता है, बशर्ते कि सर्वेंट से कोई गलती हुई हो वो कोर्स ऑफ ड्यूटी के दौरान हुई हो, यानी मास्टर के दिए हुए काम के दौरान। ये एक्सेप्शंस हैं, मैं अभी इन सबको डिस्कस करने के बाद एक्सेप्शंस बता दूंगा एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। मास्टर एंड सर्वेंट पे ऐसे कोई बहुत नॉर्मल केसेस तो देखने को नहीं मिले, लेकिन एक बक्सी अमरीक सिंह का केस है। बक्सी अमरीक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। बक्सी अमरीक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये 1973 का केस है। आप लोग इसके प्रिंसिपल्स देख लीजिएगा। एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊंगा आगे चल के, और इधर मैं वादा करता हूँ आपसे कि हमारे डेली डायरी ऑफ लॉ टीम का कोई मेंबर इधर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहे हैं, उन एंट्रेंस टेस्ट में कैसे प्रिपेयर करना है और उनके लिए क्या क्या पढ़ना है, एलएलबी के लिए 3 ईयर एलएलबी के लिए और 5 ईयर एलएलबी के लिए, उस पर एक वीडियो बन जाएगा। उसके लिए आप परेशान ना हो। और अब बहुत जल्द एविडेंस एक्ट के वीडियोस भी आ रहे हैं। हमारी एक दूसरी फैकल्टी है जो एविडेंस एक्ट की वीडियोस डालेंगी। अच्छा, मास्टर एंड सर्वेंट में क्वेश्चन आता है कि हु इज़ अ सर्वेंट। तो अ सर्वेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अनदर टू डू वर्क अंडर द डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ हिज मास्टर। As a general rule, master is liable for the tort of his servant, but he is not liable for the tort of an independent contractor. If it therefore becomes essential to distinguish between the two, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक अंतर स्थापित करना ज़रूरी हो जाता है कि मास्टर जो है वो अपने सर्वेंट के टॉर्ट के लिए लायबल है, लेकिन किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉर्ट के लिए लायबल नहीं है। आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। 2015 के दौरान मैं करियर लॉन्चर में प्रिपेयर करता था क्लैट के लिए। तो उस करियर लॉन्चर में एक बार एक मूट कोर्ट कंपटीशन के दौरान एक केस मिला था डिस्कस करने के लिए, जिसमें जो केस के फैक्ट्स थे कि अ प्रेग्नेंट लेडी नेम्ड अनु वॉज राइडिंग हर स्कूटी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रोड। मतलब वन वे रोड पे अपोजिट डायरेक्शन में अपनी स्कूटी चला रही हैं, एंड शी वॉज ड्रंक रिटर्निंग फ्रॉम अ पार्टी। एक पार्टी से लौट रही थी और ड्रंक थी, एंड शी वॉज अ प्रेग्नेंट वुमन। रात का समय था, मौसम भी ख़राब था, और एक पेट्रोलिंग जीप से उसको टक्कर लग गई। एंड पेट्रोलिंग जीप वाज लाइक कि उसके हेडलाइट्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, और उसका फ्रंट एक्सल जो है वो ब्रेक से कनेक्टेड नहीं था। इस लिहाजा उस मतलब पेट्रोलिंग कार से इसको एक्सीडेंट हो गया और शी फेल इनटू अ डिच, एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढा जो है वो नगर पालिका ने खोद रखा था सड़क के बगल में काम करने के लिए, वहाँ गिरी एंड शी इमीडिएटली डाइड। शी वॉज प्रेग्नेंट, बट लकीली उसका बच्चा बच गया। एंड व्हाट हैपेंड लेटर कि बाद में जब बच्चे का एडमिशन करना हुआ स्कूल में, तो पता चला कि द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। बच्चे के फादर ने सू किया, जिसको स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट को सू किया कि आपके एक एम्प्लॉय की वजह से माय वाइफ फेल इनटू अ डिच, शी डाइड, एंड मेरे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। चूँकि उसकी वाइफ की गलती थी, ही वॉज नॉट ओपनिंग द शट केस ऑफ हर वाइफ डेड, but he wanted a clean and clear inspection of the case of his child, since the child was developing learning disabilities. वहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था एक, जिसमें
यूपी गवर्नमेंट ने अपने यूपी पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने सारे जीप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या उसके रख रखाव के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया हुआ था, और उन जीप्स की मरम्मत करने की सारी जिम्मेदारी एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे इस केस का जजमेंट क्या होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। मास्टर एंड सर्वेंट का ये हो गया, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होता है लायबिलिटी ऑफ व्हीकल ऑनर्स। व्हीकल ऑनर्स, इस पर एक केस है देविंदर सिंह। देविंदर सिंह वर्सेस मंगल सिंह। यानी कि अगर मिस्टर ए का ड्राइवर मिस्टर ए के किसी काम से एयरपोर्ट जा रहा है और रास्ते में उसने मिस्टर बी की कार को ठोक दिया, जिससे मिस्टर बी को काफ़ी चोट आई, तो उसके लिए मिस्टर ए का ड्राइवर नहीं लायबल होगा, मिस्टर ए लायबल होंगे, क्योंकि गाड़ी उनकी है और ड्राइवर उनका है। तो हायर एंड फायर टेस्ट के थ्रू इफ़ ही हैड हायर्ड द ड्राइवर ही कुड हैव फायर्ड द ड्राइवर। तो उस हिसाब से जो लायबिलिटी बनेगी वो मिस्टर ए की बनेगी। एक और सिचुएशन समझाता हूँ कि मिस्टर ए का ड्राइवर मिस्टर ए के किसी काम से एयरपोर्ट जा रहा है और उसने रास्ते में ही उसका घर पड़ता है। वो सोचता है कि चलें थोड़ा घर चलें अपनी वाइफ से मिलना है। वहाँ जाके देखता है कि हिज वाइफ इज़ हैविंग एन अफेयर विद समवन। उसको बड़ा दुख लगता है कि मैं जब काम पे रहता हूँ तो मेरी वाइफ यही काम करती है। सो वो अपने वाइफ को मारता पीटता है, एंड पीटने के दौरान उसकी वाइफ को बहुत सारी चोट लगती है। तो वहाँ पे मिस्टर ए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वो मिस्टर ए का काम नहीं है। मिस्टर ए के दिए हुए कोर्स ऑफ ड्यूटी के दौरान अगर उनके ड्राइवर से कोई गलती होती है तो देन मिस्टर ए इज़ लायबल। बट हियर उनके ड्राइवर ने कोर्स ऑफ ड्यूटी, वो रास्ता चेंज किया, एयरपोर्ट का रास्ता चेंज करके अपने घर की तरफ गया, और जैसे उसने गाड़ी घुमाई वैसे ही वो उनके कोर्स ऑफ ड्यूटी से बाहर चला गया। तो ये एक्सेप्शंस में ही आता है। मैं एक्सेप्शंस बताता हूँ क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। कि अगर कोई एम्प्लॉयर authorize the doing of an illegal act or subsequently ratifies the same, he can be made liable for such an act. The real reason for such a liability is that the employer himself is a party to the wrongful act along with the independent contractor, and therefore he is liable as a joint tortfeasor. यानी कि अगर कोई इलीगल एक्ट करने के दौरान कोई एम्प्लॉयर पकड़ा जाता है, देन ही इज़ लायबल एज अ जॉइंट टॉर्टफीजर। और चूँकि एक और एक्सेप्शन जो हमने ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में देखा था, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में ये इतने सारे एक्सेप्शंस मिल रहे हैं, वो सारे एक्सेप्शंस यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी एंड एब्सोलूट लायबिलिटी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लैट और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और हमारा मेन फोकस अभी फ़िलहाल उन स्टूडेंट्स को लेकर के ही है, क्योंकि वी नो द चैलेंजेस ऑफ अ लॉ स्टूडेंट। हम एक वेबिनार भी करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट मंथ इन अक्टूबर। वी विल कंडक्ट अ वेबिनार। हमने एक वेबिनार किया भी था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया उस वेबिनार का। 6 सितंबर को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे वेबिनार थी, और अगली वेबिनार के बारे में हम सोच रहे हैं मे बी आईपीआर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या फिर जो आज करंट सिनारियो में जो चीज़ें चल रही हैं उनको उठा करके किसी लीगल टॉपिक पर हम एक वेबिनार करेंगे, और हम नोटिफाई कर देंगे उसके लिए। फ़िलहाल आप सिर्फ इतना करें कि वीडियो को लाइक करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, ताकि हमें पता चले
कि हमारी गलतियाँ क्या क्या हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गुड डे।